हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग माइंड्स। जैसा कि आपको पता है, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कब पढ़े। तो आज मैं इन्हीं सब बातों का सोल्यूशन लेके आई हूँ। ये वीडियो आखिरी तक देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपके पास टाइम बहुत कम है और उसके कंपैरिजन में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस टाइम पे बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये वीडियो आखिरी तक देखिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है इसे कंप्लीट करने के लिए। जैसे अभी ईएमआरएस की डेट हो सकती है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाए। केवीएस के भी उसके 20 दिन बाद, मतलब वो हो सकती है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाए ना, 28-29 के आसपास। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। जिसके हिसाब से सिलेबस चल रहा है, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी विथ योर कंप्लीट सिलेबस एंड प्रॉपर स्टडी मटेरियल। क्योंकि आज के मार्केट में स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे है, बुक्स है, ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है। तो आपको बहुत कंसाइज्ड वे में उसे यूज़ करना है। जो काम का है उसे ही यूज़ करिए और उसे ही रेफ़र करिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली दो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखती है। एक कि आपका कंटेंट डेप्थ कितना है, आपका कंटेंट कैसा है, आपकी पकड़ कैसी है, आपको आपका सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है। और दूसरा, आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे कि नहीं। बोर्ड से लेके हर एक चीज़ में एजुकेशन सिस्टम यही देखता है कि आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। आपका टीयर 2 एग्ज़ाम में भी मेन चीज़ें यही आएगी। कंटेंट स्पेसिफिक नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपकी स्पीड देखनी है। देखिए, केवी का एग्ज़ाम तो 2.5 घंटे का ही है। उसमें आपके कितने क्वेश्चन है, लाइक 70 क्वेश्चन है 2.5 घंटे में। आपको ये पूरे अटेम्प्ट करना है। तो उसमें मेनली यही देखा जाएगा, कंटेंट नॉलेज। अगर आपको आता है तो टिक करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आती है स्पीड। स्पीड के साथ आप जब चलेंगे तभी आपका अच्छे से सब पेपर प्रिपेयर हो पर आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद एक्यूरेसी। आप ये मान के नहीं चल सकते कि आप ब्लाइंडली टिक कर रहे हैं। ठीक है, आपने ब्लाइंड गेसेस कर लिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से बहुत बच्चों का टीयर 1 कटा है। और आखिरी में आता है प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर हैंडलिंग इज़ मस्ट। आपको ये आना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। आपको लग रहा है कि ये पेपर बहुत हार्ड है, टफ है, फिर भी शांत रहिए, शांत दिमाग से देखिए। आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। और जब आप शांति से सब कुछ हैंडल कर पाएंगे ना, तो वो भी चीज़ें कर पाएंगे जो आपको थोड़ा टफ लग रही है। सो बी पेशेंट, बी काम ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। आता है आपके सिलेबस की बात करने। आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और अच्छा खासा सिलेबस है। अब इस इतने सारे सिलेबस को आप कवर कैसे करेंगे। मान के चलते हैं कि आपके पास 35 to 40 डेज़ है और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम है। उस हिसाब से हम प्रिपरेशन का पूरा अपना शेड्यूल रखते हैं। और आपके ऑलमोस्ट 28 to 30 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं इन 40 डेज़ में। तो उस हिसाब से हम पूरा प्लान करेंगे आगे का। अब आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स को देखना है। अब आप ये देखेंगे कैसे। आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटीज़ की रीडिंग करनी है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ही आपकी बाइबल, गीता, कुरान सब है इस टाइम पे। एनसीईआरटीज़ को जितना हो सके उतना पढ़िए, उसकी रीडिंग लगाइए, उसके कीवर्ड्स निकालिए। और फिर उसकी रीडिंग होने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है। उस हिसाब से हम अगली प्लानिंग करेंगे। और एक मेन बात, जैसा कि आपके पास टाइम कम है, तो लगभग आपको 6 to 8 आवर्स दिन के निकालने ही हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों, अभी अगर टाइम नहीं निकाला तो ज़िंदगी भर के टाइम के लिए आपको बस पछताना पड़ेगा कि यार काश तब पढ़ लिया होता, थोड़ा पढ़ लिया होता और अच्छे से पढ़ लिया होता। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके लाइफ में काश ना रहे, तो अभी पढ़ लीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। इतना तो पता चल गया कि आपको पढ़नी एनसीईआरटीज़ है, पर मेन प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में ये आती है कि भाई ये एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना है ना, ये एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ी जाए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो भी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे उसको ऐसे पढ़िए कि आप बच्चों को कल पढ़ाने जाने वाले हो और आज आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। तभी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से और वीक टॉपिक्स कौन से। जब आप ये टैली कर लेंगे, उसके और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे आप उसके लिए ना। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे,
रीड ऑल द टॉपिक एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स थॉरोली। आपको एनसीईआरटीज़ की जितनी भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है टीयर 2 के, पूरी की पूरी आपको ये रीडिंग माननी है एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स। पहले वाले में तो आपको समझने में जाएगा कि इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी पिछली बार की, कुछ नहीं रहेंगी। वो आप सर्च कर सकते हैं, रेफ़र यूट्यूब, रेफ़र डिफरेंट बुक्स, पर स्टिक टू द एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक है, हमने पढ़ रखी है। नहीं भी पढ़ रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है, जब आप 2 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या जल्दी समझ में आ रहा है, क्या याद रह रहा है और क्या नहीं। जो नहीं आ रहा है वो आपके वीक पॉइंट्स हो गए, उसे आप कहीं मार्क करके रखिए अलग से। ये जो मार्क किए हुए हैं ना, इसे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है उसे तो आप ठीक है, उसे भी बनाना ही है, पर स्ट्रेंथ आपको जल्दी समझ में आ रही है, वीकनेसेस को और भी आपको ध्यान देना है। अब क्या करना है, इन्हें आपने नोट कर दिया। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस रेशियो में चलना है कि आप एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग वाला ले रहे हैं और जो 2 टॉपिक्स ले रहे हैं वो वीक वाले ले रहे हैं। मतलब आपके 2 टॉपिक्स वीक पार्ट के हो जाएंगे और एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट का हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके स्टडी में बैलेंस भी बना रहेंगे, आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसमें बैलेंस बना रहेगा। उसके साथ साथ आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो हो ही रहे, पर वीक टॉपिक पे भी आप कंटेंट सेम नहीं रह सकता। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा बायो पार्ट बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री पार्ट इज़ ओके, बट फिज़िक्स पार्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेरेटिवली बायो। तो मेरा क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि मुझे फ़िज़िक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं पर डे क्या करूँगी, 2 टॉपिक्स फिज़िक्स के उठाऊँगी जो काफ़ी हार्ड है या फिर जिसे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और एक टॉपिक मेरे बायो में से उठा लूँगी। वैसे ही आप सोशल साइंस के हो सकते हैं या फिर किसी लैंग्वेज वाले हो सकते हैं, तो आपको भी सेम आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के उस हिसाब के आपके टॉपिक्स आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं आपके हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, या फिर ये आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि वैसे भी आपकी रिटन टेस्ट तो होने ही वाली है, आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर होने वाला है, तो जितना ज़्यादा आप हैंड रिटन नोट्स पे ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपके बनाए रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपने क्यों लिखा है, किस बेसिस पे लिया है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आपके काम के है कि नहीं है। क्योंकि बने बनाए नोट्स तो वो ठीक है, काम के भी रहते हैं, पर वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते जितने अपने खुद के नोट्स होते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप अपने ही नोट्स बनाइए, उसी से आप पढ़िए, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पे लिखिए, क्योंकि आपकी स्पीड जितनी बढ़ेगी उतनी ही आपको बेनिफिशियल होगी टाइम मैनेजमेंट करने में। आगे आता है हमारा स्ट्रैटेजी, डीओ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन पार्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यह आती है हमारी स्ट्रैटेजी। क्या प्लानिंग रखें हमारे एग्ज़ाम के टाइम कि हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बने, हमारी प्रिपरेशन अच्छी सी हो, हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आंसर प्रैक्टिस अच्छे से हो, एमसीक्यू भी हमारे साथ ही साथ होते जाए और अपना कोर्स भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पूरे 40 डेज़ के हिसाब से बनाई है। आपकी जो पूरे के पूरे 40 डेज़ रहने वाले हैं, उस हिसाब से आपकी डे वाइज पूरी शेड्यूल हुई है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, आई एम 110% श्योर कि आपको ये बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करने वाला है। पहले 6 दिनों में, मतलब डे 1 टू डे 6, आपको करना क्या है कि आपको कंप्लीट रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। उसमें आप कोई भी चैप्टर्स उठा सकते हैं, इसमें वीक या स्ट्रॉन्ग पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें बस रीडिंग माननी है। हो सकता है आपकी फ़र्स्ट रीडिंग जल्दी से हो जाए तो आप सेकेंड रीडिंग करिए। आपके पहले 6 दिनों में आपकी 1 या 2 बार रीडिंग तो हो जानी चाहिए पूरे चैप्टर्स की। तो उसमें आपको क्या करना है, पेंसिल लीजिए और जस्ट अंडरलाइन कीजिए। जैसे ये कीवर्ड है मेरा, मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया। कोई डेफिनेशन आ गई, इसके लिए अंडरलाइन कर लिया। कोई इंपॉर्टेंट दिख गया तो उसे अंडरलाइन कर लिया। तो एनसीईआरटी में आपको बस यही देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कीवर्ड्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। जितना आप याद रख सकते हो उसे याद रखिए, या फिर ठीक है धीरे धीरे आएगा आपको याद। ऐसा भी है कि कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ के आपको नहीं समझेगी, इसलिए आपको वीडियोस रेफ़र करने पड़ेंगे। हो सकता है कि सीनियर क्लासेस की बुक रेफ़र करनी पड़े, जैसे 9 के टेक्स्ट बुक के लिए आपको 11 का रेफ़र करना पड़ सकता है, 10 के लिए 12 की कुछ चीज़ें रेफ़र करनी पड़ सकती है। तो जस्ट गो फॉर इट, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद आता है डे 7 एंड डे 14 में। 6 दिन का तो हमने रीडिंग कर लिया। उसके बाद डे 7 टू डे 15 में क्या करना है, आपको 2 to 3 चैप्टर्स डेली करना है।
इसमें से अब आपको कैसे करना है, एक चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और 2 चैप्टर्स आपको वीक वाले पकड़ने हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा होगा, बायो में से कोई भी एक, और वीक चैप्टर्स में से मैं केमिस्ट्री का कोई ऐसा उठाऊंगी जिसे मैंने बहुत दिनों से छुआ नहीं है, या फिर मैं फिज़िक्स का कोई चैप्टर उठा लूँगी, थर्मोडायनामिक्स हो सकता है, केमिकल इक्वेशंस वाला हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसी टॉपिक के मैं डेली 10 MCQs निकालूंगी। कहाँ से निकालेंगे, गूगल से निकाल सकते हैं आप वो चीज़, या फिर चैट जीपीटी को कमांड दीजिए कि ये टॉपिक्स है, इस हिसाब से आप उनके 10 MCQs निकाल दीजिए, वो इजीली निकाल देते हैं। विद आंसर्स देख लीजिए, हो सकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए तो एनसीईआरटी के बाजू में उसे लिख के रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसका आ सकता है, या फिर उसे हाईलाइटर से मार्क कर दीजिए। करने के बाद कैसा है, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, अब आपकी 2 रीडिंग्स तो पहले ही हो गई है इन 5 दिनों में। अब आप जो कर रहे हो वो आपको काफ़ी फेमिलियर चीज़ें हो रही है, तो आप अभी अपने धीरे धीरे नोट मेकिंग करना शुरू कर दीजिए। जो हैंड रिटन नोट्स है, जैसे डेफिनेशन हो गई, किसी चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ के उसका फ्लो चार्ट बना लिया, किसी चीज़ को रेफ़र करके आपने गूगल से उसका डायग्राम बना लिया छोटा सा, कि इसी चीज़ को अच्छे से डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे रॉक साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से हो गई है, या फिर क्या बायो के फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह, ये सब चीज़ें, उनके पार्ट्स, इन सब चीज़ों का हमसे डायग्रामेटिकली काफ़ी अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप फ्लो चार्ट और डायग्राम रेफ़र करते हैं ना, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्प्रेशन आ जाता है। आपको आंसर राइटिंग है ना, पैराग्राफ में लिखने से अच्छा जितना शॉर्ट बट स्वीट लिखेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जामिनर को ईजी जाता है एग्ज़ामिन करने में, और उनको जितना इजी जाएगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स आएंगे। जितना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आएगा आपका पेपर चेक करते हो या फिर आंसर चेक करते हो, उतना ही ज़्यादा हो सकता है कि आपके मार्क्स कटे, क्योंकि जितना ज़्यादा उन्हें ढूंढना पड़ रहा है उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स कम मिलेंगे। सिंपल सी बात है। अब आता है डे 16 to 25। डे 16 to 25 मतलब आपके 10 दिन। इन्हें क्या करना है आपको, 2 से 3 चैप्टर की आपको MCQ प्रैक्टिस डेली करनी है, और इन 3 चैप्टर्स की 30 क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं, और उसी 3 चैप्टर्स के आपको क्या करना है, राइटिंग स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे डेफिनेशन, उसमें से कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पकड़ लीजिए कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिख के देखनी है, इसके कीवर्ड्स याद रखने हैं, इसके क्या क्या डायग्राम्स हो सकती है, फ्लो चार्ट लिख के देखने हैं, इसके आपको पूरी बराबर से आंसर लिख के देखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। और हाँ, अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो देखनी है तो आप मेरी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, इससे पहले मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, गो एंड रेफ़र इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर आंसर राइटिंग, ठीक है। और इन्हीं 10 दिनों में आपको क्या करना है कि इन सब के साथ साथ MCQ प्रैक्टिस और राइटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको आपके वीक चैप्टर्स पे भी ध्यान देना है। आपके सिलेबस में ऐसे भी कोई टॉपिक मेंशन है जो NCERTs में नहीं है, NCERTs में नहीं है या फिर उस चैप्टर में नहीं है, पर वो टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको वो टॉपिक ढूंढ के लिखना है। वो टॉपिक फिर आपको यूट्यूब से रेफ़र करने पड़ेंगे, या जो NCERTs के बाहर की एक दो चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते, रिस्क ही नहीं लेना है इन सब चीज़ों का। और हाँ, इन्हीं 10 दिनों में आपको क्या करना है कि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसे एनालाइज करना है। एनालाइज से मेरा मतलब है कि आप अपने 2 वर्ड्स के बीच में गैप देखिए कि आपकी गैप कितनी है, आप अच्छे से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। जैसे यहाँ 2 वर्ड्स में गैप प्रॉपर है, ये आपको पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है, लेकिन अगर आपका एक वर्ड यहाँ होता है, एक वर्ड यहाँ होता है, तो ये बीच में गैप देखने में बहुत गंदा लगता है। वैसे ही काफ़ी लोगों को R और V में डिफरेंस नहीं दिखता है, H और N में डिफरेंस नहीं दिखता है, तो आप टैली करिए कि आपका लिखा हुआ कैसे हो सकता है। अगर आप एग्ज़ामिनर होते इसी एग्ज़ाम के, तो क्या आपको फुल मार्क देते, और देते तो क्यों देते, नहीं देते तो क्यों देते। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एंड फिर उसी चीज़ पे वर्क करिए कि आपका कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो फिर उसी को अप्लाई कीजिए, कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत उसे चेंज करके कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाइए, ठीक है। और फिर आते हैं लास्ट 10 to 15 डेज़ में आपको क्या करना है। लास्ट 10 to 15 डेज़ में आपको इसमें आप भर भर के राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है डायग्राम्स पे फोकस कीजिए, अच्छे से आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग ड्रिल कीजिए। ये आपके गोल्डन डेज होने वाले हैं। जितनी प्रैक्टिस आपने इन 3 फेजेस में की है वो तो बहुत हेल्पफुल है, पर ये जो होने वाली है ये आपका
टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस भर भर के करनी है। और राइटिंग प्रैक्टिस दोनों एग्ज़ाम्स में काफ़ी वेटेज लेके बैठी है, जैसे एक में 60 मार्क्स का, एक में 40 मार्क्स का। सो इट इज़ नॉट अ सिंपल जोक। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रोज़ आपको 4 से 5 क्वेश्चंस डेली लिखने हैं। और ये आपको कैसे करना है, टाइम लगा के लिखना है। लाइट अगर आप 10 मिनट का पकड़ के चल रहे हैं तो आपको 8 to 9 मिनट्स में कंप्लीट करना है एक क्वेश्चन को। उसके बाद भर भर के डायग्राम्स देखिए, फ्लो चार्ट देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए कि अगर ये आता है तो आप कैसे उसको शॉर्टकट में बना सकते हैं, कितने जल्दी बना सकते हैं, कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम आप कर सकते हैं। फ्लो चार्ट किस किस तरीके के होते हैं वो देखिए। हर बार एक ही तरीके का फ्लो चार्ट मत बनाइए, थोड़ी क्रिएटिवनेस तो आप दिखा ही सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़, ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से एज़ इट इज़ क्वेश्चन आपको उठा के दिया जाए, या फिर सीधा का सीधा टॉपिक से उठा के आपको बोला जाए कि भैया आइए वाटर साइकिल लिखिए, भैया आइए रॉक साइकिल लिखिए, या फिर नाइट्रोजन साइकिल लिखिए, ये इक्वेशन है इसे कंप्लीट कीजिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट टीचर। तो आपको हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसके लिए आपको रेफ़र कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे जाइए गूगल पे क्वेश्चंस देखिए, PYQs देखिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के, या फिर आप ये भी कर सकते गो ऑन द ChatGPT और नोटबुक LM, और वहाँ पे कमांड दीजिए कि आपको इस टॉपिक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दीजिए 5, और फिर उन्हीं को आप प्रैक्टिस। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक कि स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करें, बुक्स कौन से यूज़ करें, कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपकी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो ये जेन्युइन क्वेश्चंस है, ये आपको आने भी चाहिए। तो देखिए, मैं पेड कोर्स के लिए ये बोलूँगी कि अगर आपको एनसीईआरटीज़ पढ़े काफ़ी दिन हो गए, या फिर ठीक है कि अभी एनसीईआरटीज़ पढ़ने का आपको टाइम नहीं है, या फिर अफोर्डेबल नहीं है कि आपको सब एनसीईआरटीज़ लेनी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेगी, तो गो फॉर इट। अगर आप पेड कोर्स पे रिलाई कर सकते हैं, आपको लगता है कि पेड कोर्स अच्छा है, ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आप उन पे रिलाई कर सकते हो ब्लाइंडली, तो आप लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको खुद पढ़ना चाहिए, तो ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की और ये ऑब्जेक्टिव ये पहली बार हो रहा है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड है, या फिर किसी को पता है कि कैसा फॉर्मेट आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये तो किसी को भी नहीं पता है, सब लोग ब्लाइंड गेस कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से अपना अपना बना रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब टैली करने का और ये सब बनाने का, तो गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। पेड कोर्स लीजिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, दिस इज़ वेल एंड गुड। तो ये देखते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी कैसे है। सबसे पहले आपके सोर्स रहेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू एट दिस मोमेंट। ये आपकी बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है। जस्ट इसे पढ़ते रहिए, जब तक नहीं हो जाता, जब तक याद नहीं हो जाता, डेफिनेशन समझ नहीं जाते, जो नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब से देखिए, कहीं और बुक से रेफ़र करिए, पर एनसीईआरटीज़ को मत छोड़िए। हर एक चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन किया है, हर एक चीज़ को अच्छे से बताया गया है, लाइन टू लाइन पढ़िए। उसके बाद आप ChatGPT पे जा सकते हैं। ChatGPT आपको MCQ प्रैक्टिस कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके आप अपने साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से सोशल साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ MCQs अच्छे रहते हैं, तो आप अपने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन वहाँ भी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद नोटबुक LM का ऐसा है कि आप वहाँ भी जाके जितने भी यूट्यूब के सोर्सेस है वो सब जाके आप वहाँ पे अटैच कर दीजिए, और वहाँ पे आप क्विज़ बना सकते हैं, MCQs बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो गो फॉर इट। ये जितने भी आपको चीज़ें हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। जितना ज़्यादा हो सकते हैं आप MCQs पे प्रैक्टिस करिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करिए, डिस्क्रिप्टिव करिए। कुछ चांस मत छोड़िए कि फिर ये रिग्रेट ना रहे कि यार काश ये कर लिया होता, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, उसके बाद फिर बस काश रह जाएगा। बस करिए, अच्छे से करिए और आपका हो जाएगा। मतलब इतना भी टफ नहीं है, लोग कर रहे हैं आप भी कर लेंगे। बस इतना है ना कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। अच्छे से प्लान करिए। हो सकता है कि जो मैंने आपको बोला आपका स्ट्रैटेजी उससे बहुत अलग हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आता है बस।
कोई मैटर नहीं करता आप स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करिए। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पहले पूरी रीडिंग निपटाएंगे, उसके बाद पूरे ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सीधा डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे। ये भी ठीक है, आपको जैसा लगता है आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये है कि सिलेक्शन हो जाए, बस उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई। 1:10 का रेशियो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस वीडियो की समरी ये थी कि आपका टाइम इस मोमेंट पे बहुत प्रेशियस है, उसे वाइजली यूज़ करिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, मन लगा के करिए और स्मार्ट वर्क करिए। बस पढ़ाई अच्छे से कीजिए और कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एक बार टाइम निकल जाएगा उसके बाद बस रिग्रेट रह जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मेरा अगला वीडियो आने वाला है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन साइंस, और आप कैसे उसे कवर करेंगे और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।